अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। इमरान खान की जानिब से एहतिजाजी सियासत की नई लहर की बाज़गश्त सुनी जा रही है। वो अपनी जमात को इमरान खान की जानिब से बार बार सड़कों पर आने की बात की जा रही है। वो अपनी जमात को सड़कों पर लाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। इमरान खान तहरीक इंसाफ के पैटर्न इन चीफ बन गए हैं। ये इस बात का मज़हर है कि वो एहतिजाजी मोड में ही रहना चाहते हैं। ताहम सवाल यह है कि क्या इमरान खान के एहतिजाजी इक़दामात ईद के बाद मुल्क में कोई बड़ी सियासी तब्दीली ला सकेंगे। तहरीक इंसाफ अपनी कुव्वत का मुजाहरा करने की कोशिश करेगी, ताहम इसकी राह में कई बड़ी रुकावटें हायल हैं। सबसे पहले तो अदालती मामलात हैं। मुतअद्दिद मुकदमात में इमरान खान को सजाएं हो चुकी हैं, कुछ मुकदमात ज़ेरे समात हैं। अगर इनमें मजीद सख्त फैसले आते हैं तो इमरान खान की सियासी सरगर्मियों पर मजीद बंदिशें लग सकती हैं। एक अहम बड़ी रुकावट मुक़्तदरा से उनके कशीदा ताल्लुकात हैं, जिसमें ताहाल कोई मुफाहमती पेशरफ्त नहीं है। इसके साथ साथ पार्टी की अंदरूनी तकसीम, तंजीमी मसाइल और मुतादिद रहनुमाओं की अलहदगी से भी उनकी सियासत मुतासर हुई है। अगर तसादुम की राय इख्तियार की गई तो रद्दमल मजीद सख्त हो सकता है। दूसरी तरफ पार्टी रहनुमा बाबर अवान ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान इस एहतजाजी तहरीक की क़यादत नेल्सन मंडेला और गांधी की तर्ज पर करेंगे। ये एक अहम दावा है। क्या इमरान खान की सियासत का तकाबुल इन दो शख्सियात के साथ किया जा सकता है? गांधी ने बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ अदम तशद्दुद जैसे उसूल पर मबनी जद्दोजहद की। उनकी तहरीकों का मकसद सिर्फ सियासी आज़ादी नहीं था, बल्कि माशरती इंसाफ, माशी खुद इनसारी और ज़ात पात के खिलाफ मज़ाहमत था। नेल्सन मंडेला की बात की जाए तो उन्होंने जनूबी अफ्रीका में नस्ल परस्ती के खिलाफ बरसों कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त की और ये जद्दोजहद कुर्बानी, मुफाहमत और माफ़ कर देने का जज्बा लिए हुए थी। उन्होंने इख्तिदार में आने के बाद लोगों से इंतकाम नहीं लिया जिन्होंने उन्हें साल साल कैद में रखा, बल्कि एक मुत्तहद और पुरअमन मुआशरे की बात की। अब आइए इमरान खान की सियासत की तरफ। इमरान खान की सियासत में कई अदवार आए। उनकी मकबूलियत का अरूज 2011 के जलसे से हुआ और 2018 में वो वज़ीर आज़म बने। इस दौर की बात कर ली जाए तो एहतसाब, करप्शन के खिलाफ बयानिया का तस्वुर तो ज़रूर पेश किया गया, मगर अमलन उनका दौर सियासी इंतकाम, मीडिया की आज़ादी की बंदिश, जमहूरी इदारों की कमज़ोरी से इबारत रहा। उन्होंने सियासी मुखालफीन के खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल की। इक़्तिदार से महरूम होने के बाद रियासती इदारों, अदलिया, इलेक्शन कमीशन जैसे इदारों को तनकीद का निशाना बनाया। अब जब वो खुद जेल में हैं तो उनकी जद्दोजहद को नेल्सन मंडेला या गांधी के साथ तशबीह देना एक नया सियासी बयानिया तो हो सकता है, मगर हकीकतन ये तकाबुल इंतहाई कमज़ोर बुनियादों पर खड़ा है। क्या तकाबुल बनता भी है? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रज़ा रूमी और इफ्तिखार अहमद साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। पैटर्न इन चीफ का ओहदा आइन की बालादस्ती, इंसाफ, जमहूरियत की तहरीक या फिर इमरान खान की ज़ात के गिर्द घूमती सियासत का नया उन्वान? ज़ैगम खान साहब, एक बार फिर एक नया नाम यानी पैटर्न इन चीफ का नाम दिया गया है इमरान खान के साथ। अब बानी के बाद जो कुछ वो कहते रहे या प्रीच करते रहे, जिस बुनियाद पर वोटर उनके पीछे खड़ा हुआ, इसका कोई लेना देना है उस पूरी, या ज़रूरत थी इस ओहदे की आपके ख्याल में, या ये सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद पूरा बयानिया अब घूम रहा है? मुर्शिद की मर्ज़ी है, वो पार्टी के पैटर्न इन चीफ बने, वो कायद बने। पार्टी के आइन में अगर गुंजाइश नहीं है पैटर्न इन चीफ की, तो मुल्क के आइन में तो नायब वज़ीर आज़म की गुंजाइश नहीं है ना। पाकिस्तान का एक नायब वज़ीर आज़म भी तो है। देखिए, जो असल ओहदा है वो मियाँ नवाज़ शरीफ हों, वो आसिफ ज़रदारी हों, वो इमरान खान हो, उनका असल ओहदा है पार्टी के मालिक का। ये सिंगल ओनर प्राइवेट कंपनीज़ हैं। एक बंदे के गिर्द, एक बंदे की मुकम्मल मलकियत है ये तमाम जमातें, और यही हाल पीटीआई का है। पीटीआई के बारे में आप ये कह सकते हैं, जैसे आपने इशारा किया कि इमरान खान ने बहुत वादे किए थे कि मैं अपनी जमात को एक इदारा बनाऊंगा, मैं अपनी जमात को एक मुकम्मल जमहूरी जमात बनाऊंगा, नीचे से ऊपर तक एक जमहूरी जमात होगी। वो उन्होंने नहीं किया। लेकिन एक बहुत अहम सवाल है। सवाल ये है कि इमरान खान पार्टी के सरबराह क्यों नहीं बन सकते? नेल्सन मंडेला की बात हुई, वो 27 साल जेल में रहे। 27 साल जेल में रहते हुए भी पार्टी के सरबराह थे। आंग सान सू की, बर्मा की, जेल रही, जेल में रहते हुए भी पार्टी की सरबराह रही। खालिदा ज़िया भी सरबराह रही। और जो 2017 का इलेक्शन एक्ट था, उसमें भी इस बात की गुंजाइश थी कि अगर किसी को नाअहल करार दिया गया हो तो वो पार्टी का सरबराह बन सकता है। कतई कलामी की माज़रत ज़ैगम साहब, पार्टी के सरबराह बनने पे तो सवाल ही नहीं है। सवाल तो ये है कि ऐसा होता, और ये नाम की जरूरत, अब तो ये आप खुद गुफ्तगू इस तरफ ले, पैटर्न इन चीफ लगाने की जरूरत क्यों दरपेश आई? क्या इनसिक्योरिटी हुई? और जो बातें बार बार वो आज भी अपने ट्वीट में इंसाफ 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 की बात कर रहे हैं, आप समझते हैं कि बच गया क्या उनके पास ऐसा कुछ देने को?
मैं छोटा सा कंप्लीट कर लूँ, फिर आपके उसकी तरफ मैं आ जाता हूँ जो आप कह रहे हैं ऐसी ज़रूरत क्यों पेश आई। देखें, उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने ख़ुद अपने आप को पार्टी सदारत के लिए नाअहल किया। मैं एक तारीख़ी वाक़या बता रहा हूँ आपको कि जुलाई 2017 में जब नवाज़ शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे नाअहल किया गया तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई यानी इमरान खान और ज़रदारी साहब सुप्रीम कोर्ट में गए। उन्होंने कहा कि जो सादिक और अमीन ना वो पार्टी का सरबराह कैसे हो सकता है। तो इस तरह से मियाँ नवाज़ शरीफ को नाअहल करके तमाम पार्टी सरबराहों के लिए रास्ता बंद किया गया कि जब वो सादिक और अमीन नहीं रहेंगे तो फिर पार्टी के सरबराह भी नहीं रहेंगे। हालांकि इन दो चीज़ों में कोई ताल्लुक नहीं है। पार्टी की जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन पाकिस्तान के आइन के तहत है, उसके तहत नवाज शरीफ को भी उस वक्त भी सरबराह होना चाहिए था, इमरान खान को भी होना चाहिए था। अब क्यों उन्होंने ऐसा किया? देखिए, मैं तो खुद हैरान होता हूँ। उनकी मलकियत पर तो कोई चैलेंज नहीं है, कोई सवाल नहीं है। उनके पास कोई ओहदा ना भी हो तो वो स्याह सफ़ेद के मालिक हैं। लेकिन आप देखिए, मुझे तो इसमें एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी नज़र आता है। मियाँ साहब का भी एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी था, खुद को वो कायद कहलाना चाहते थे, और इमरान खान भी खुद को कायद, खुद को पैटर्न इन चीफ कहलाना चाहते हैं। क्या इनको ये ज़रूरत पड़ती है कि वोटर्स को इसके बावजूद भी बताया जाए कि नहीं, पार्टी के ऊपर मैं हूँ? या दूसरी वजह यह हो सकती है कि पार्टी के अंदर जो गदर मचा हुआ है, पार्टी की जो क़यादत आपस में लड़ रही है, तो इस तरह से पार्टी लग रही है जैसे हेडलेस चिकन हो, जैसे इसका सर ही गायब है। तो शायद इमरान खान असर्ट करना चाहते हैं, इस बात को जोर देना चाहते हैं कि नहीं, पार्टी का एक सरबराह मौजूद है, पार्टी का सर मौजूद है। पार्टी वो असर्ट करने की वजह से यहाँ तक नहीं पहुंची कि आपने कोई डेकोरम ही नहीं बनाया। एक ही बंदा है, अगर वो नहीं है तो पार्टी हेडलेस है। जो सिंगल ओनर कंपनीज होगी उसमें फिर ये तो होगा। पीपल्स पार्टी का क्या हाल हो गया है, जहां क़यादत में शराकत नहीं होगी, जहां प्रॉपर इंतखाब नहीं होगा। पीटीआई तो इस वजह से बची हुई है कि बहुत यंग पार्टी है, इसलिए अभी तो बहुत सी गलतियां छुप जाती हैं। लेकिन क्राइसिस आ रहा है ना कि जब लीडर जेल में है तो आप देख रहे हैं पार्टी किस हालत में चली गई है। सही। और पार्टी के अंदर कितने शकूक व शुबहात हैं, एक दूसरे पे कितने इल्जामात हैं। पार्टी के अंदर फैसला साजी का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। छोटी से छोटी बात के लिए जेल जाना पड़ता है और हुकूमत को सिर्फ ये करना पड़ता है कि मुलाकातें बंद कराएं तो पार्टी जो है मुकम्मल डिसअरे में चली जाती है। तो इन सियासी जमातों को देखना होगा, अपने लिए गड़े बंद करें, पार्टियों को जमहूरी गड़ा तो दूसरे के लिए बनाते हैं सभी, मगर गिर उसमें जाते हैं। ज़ैगम साहब, आप दुरुस्त बात कह रहे हैं। इफ्तिखार साहब, ये जो पार्टी के बार बार के एहतजाज, बार बार की नाकामियां हैं, वो सियासी साख को गुन लगा रहे हैं, या ये इनसिक्योरिटीज़ पैदा हो रही हैं? जब कभी आप नया ओहदा क्रिएट करते हैं, कभी जिम्मेदारी एक को देते हैं, कभी आप दूसरे को देते हैं। क्योंकि अभी जो ज़ैगम साहब ने बात की है, ये तो माजी में भी हुआ। नवाज शरीफ की जमात को शायद 17-18 साल हुए थे जब उनको मुल्क से जाना पड़ा, वो मुआहिदा करके चले गए। ये तो फिर 20 साल बाद, 25 साल बाद इस जगह पहुंचे। कोई जमातों ने डिलीवर नहीं करना है, वन मैन शो चलना है इसमें। आपका जो सवाल है वह है पैटर्न चीफ का ओहदा आइन की बालादस्ती, इंसाफ, जमहूरियत की तहरीक, इमरान खान की ज़ात के गिर्द घूमती सियासत का नया उन्वान। ये है आपका सवाल जी। सर, जब आप एक नया ओहदा अनाउंस कर देंगे तो फिर क्यों कर वो उस ओहदे के मुकाबले में अपने ओहदे को अपग्रेड करें? उन्होंने कर लिया अपग्रेड, और जितनी बातें ज़ैगम ने की, ज़ैगम ने वो तमाम इंतहाई बुनियादी बातें उठाई जिसका जवाब इमरान के पास नहीं है। ज़ैगम का ये कहना है कि पार्टी जो है वो हेडलेस चिकन की तरह की पार्टी बन गई है, तो वो तो क्लेम करते हैं अपने जेल से कि वही सब कुछ है। उनकी जो ट्विटर पर अगर उनके जो बयानात मैं पढ़ता हूँ, नाम दे रहे ना पार्टी सदारत के लिए, अगर अहल ना रहे तो फिर कुछ ना कुछ और अभी तो पार्टी की सदारत के किसने अहल उनको किया है, मतलब फ्यूचरिस्टिक हो गए। अच्छा, वो इतने फ्यूचरिस्टिक हो गए हैं तो भाई बहुत खूब है। ये 2011 के जलसे से लेके 2025 तक जितने वो फ्यूचरिस्ट हैं और फ्यूचर में जानने वाले हैं और झांकने वाले हैं आने वाले दिन में, वो आपने भी देखा, मैंने भी देखा। अपने वर्कर्स को हर एक महीने के बाद कॉल देते हैं कि आ जाओ सड़कों पे। वो बेचारे क्या करें, वो नहीं आ सकते। और फिर ना वो ये देखते हैं मौसम कैसा है, ना वो देखते हैं मुल्क की सियासी हालात कैसे हैं, ना वो देखते हैं मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल कैसी है, ना वो देखते हैं कि मुल्क को बैरूनी दबाव कितना है, ना वो देखते हैं इस खिते के अंदर होने वाली। कारकुन को ग्लू रखने में तो कामयाब है ना। मुझे नहीं पता, ये तो आप कह रही हैं। मैं जब ग्लू इलेक्शन कोई होगा तो देखी जाएगी। तो हुआ है साल पहले, तो ठीक है, वो साल पहले के इलेक्शन पे रहिएगा, आगे मत जाइएगा, आप भी वही हो।
जो जिस तरह की सोच उनकी है। सवाल ये पैदा होता है कि पैटर्न चीफ का ओहदा जो है, मैं जब सुना तो मैं तो हैरान रह गया कि जब क्या उनको कन्फ्यूजन क्या है, उनको खौफ किस चीज़ का है। उनकी हर बात तो मानी जा रही है, सुबह शाम मानी जा रही है, जब मर्जी आती है उसके लिए जेल के दरवाजे तो सुबह 6 बजे भी खुल जाते हैं, मशावरत तो सुबह 6 बजे भी हो जाती है। थोड़ी कहा था 6 बजे खोल लें, किसी और वजह से, किसी और वजह से नहीं, उनकी ताकत है, उनका रोब है, उनका दबदबा है और वो इस निज़ाम को चला रहे हैं। अगर वो पैटर्न चीफ बन गए तो आपको क्या एतराज है? वो समझते हैं ये चीफ बनाने का हक, ये चीफ बनाने का हक सिर्फ उनका था, इस ओहदों पर तैनाती करने का हक सिर्फ उनका था। सारा झगड़ा ही यहाँ से शुरू हुआ कि वो कहते हैं कि ये इख्तियारात मुझसे छीन लिए गए और उन्होंने जिन जिन ख्यालात का इजहार किया इन अफराद के बारे में, ख्वाजा पाकिस्तान के लोगों के बारे में, वो आपके सामने है। ठीक है जी। और फिर भी आप उनको समझते हैं कि वो ऐसी बातें नहीं करते, वो बड़ी सॉलिड बातें करते हैं। तो अल्लाह तबारक तआला आप मुतासिर हैं सॉलिड बातों से, तो ठीक है। शहजाद साहब, नेल्सन मंडेला की जद्दोजहद नस्ल परस्ती के खिलाफ थी और गांधी साहब की इस्तेमार के खिलाफ रही। इमरान खान की सिर्फ अपने फैसलों के खिलाफ अब तक नजर आती है, और उन फैसलों के जो हो चुके हैं उसके बावजूद कोई उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी नाम के बदलने से उनको कोई फर्क पड़ सकता है। जितने बड़े मुकदमे उन पे थे, सिवाय शायद 9 मई का रह गया, वो जब भी फैसला होगा उसके बाद ही पता चलेगा। सबसे बड़ा मुकदमा तो 190 मिलियन पाउंड वाला था ना, वो तो हो चुका। तो मुझे नहीं समझ आती कि नाम बदलने के बाद उनके ऊपर क्या असरात आ सकते हैं, या असर आएगा, या उसका असर कोई आ सकता है या नहीं इनके ऊपर। वो तो जो होना था हो गया। उसके ऊपर ये भी नहीं कहा गया कि आप अपना नाम बदलें, आप सदर नहीं रह सकते। लेकिन उससे पहले मैं ये जरूर याद दहानी कराना चाहूंगा अपने सुनने वालों को और आपकी भी, कि 70s या 80s का एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा मशहूर गाना था, किस नाम से पुकारूं क्या नाम है तुम्हारा। मैं अगला जुमला मिसरा नहीं बोलूंगा, अगला मिसरा नहीं बोलूंगा, क्योंकि उससे फिर वो मामला दूसरी तरफ चला जाता है। तो लेकिन ये लोग जब देखेंगे तो समझ आ जाएगी कि क्या मतलब है। वो है इमरान खान, बस इमरान खान का नाम है, उसमें जो मर्जी साथ लगा दो, जो मर्जी उसको कॉल कर लो। लेकिन किस नाम से पुकारूं क्या नाम है तुम्हारा, असल में तो इमरान खान ही इमरान खान है, नाम जितने मर्जी लगा दें। फिर दूसरी बात, पैटर्न इन चीफ बना ना, कमांडर इन चीफ तो नहीं बन गया, तो क्या फर्क पड़ता है अगर पैटर्न इन चीफ बन गया तो। तीसरी बात, मेरा अपना ख्याल यह कि हम जैसों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। अब पैटर्न इन चीफ बुलाते बुलाते 3 लफ्ज बोलने पड़ते हैं। बानी जबरदस्त नाम था, हमें, मेरा ख्याल है हमें बानी की हद तक ही रहना चाहिए। अब क्या वजह है कि उनको पैटर्न इन चीफ अपने आप को कहलाना पड़ा? क्या वो किसी की रिवायत के पीछे जा रहे थे? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ऐसी बड़ी रिवायत है, क्योंकि उसमें मकसद नहीं नजर आता उनका। जिस तरह इस्तेमार की बात की आपने, दूसरी नेल्सन मंडेला की बात की, तो ये जो चीजें थी, ये मकसद था उनके पीछे, एक बहुत बड़ा मकसद था। यहाँ पे कोई मकसद नहीं है, यहाँ पर अपनी सियासत भी नहीं है। और मैं इसका तो बहुत शोर मचा रहा हूँ इतने मर्तबा से कि सियासत बचाने का भी कोई प्रोग्राम नहीं है। यहाँ पे तो लगता है कि अपनी जात के गिर्द जो हेयोला है उसके अंदर ही लिपटे हुए हैं और चाह रहे हैं कि मेरी जात के होते हुए भी मुझे क्यों कोई नहीं देख पा रहा, या मेरा कुछ क्यों मेरे साथ मुज़ाकरात या मामलात नहीं तय पा रहे। एक और बात, मेरे हाल में ऑर्गेनाइजेशनली उनकी पार्टी में बहुत ज्यादा मसाइल तो है ही हैं। अली अमीन को पहले ये जिम्मेदारी सौंपी गई नाइब की एक तरह से, कि जो एहतजाज और इंतशार है वो अली अमीन लेके जाएगा। उन्होंने, अली अमीन ने 3-4 दफा कोशिश कर ली, कुछ खास नहीं बन पड़ी बात, क्योंकि इख्तलाफात की नोयत ऐसी थी पार्टी के अंदर कि सब लोग इकट्ठे होकर नहीं निकलते थे, आज भी नहीं निकलते, एक दूसरे के खिलाफ में बर्द आजमाए। तो उनके लीडर्स जो उस लेवल के जो बाहर रह गए, तो अली अमीन भी तकरीबन बिल्कुल इनफेक्टिव हो गए। जब वो इनफेक्टिव हुए तो उनको कहा गया कि आप गवर्नेंस पे जोर दें, अपने सूबे की गवर्नेंस पे, जो कि आपने बैरिस्टर गौहर के मुंह से सुना। बैरिस्टर गौहर साहब को चेयरमैन ऑलरेडी बना दिया गया था, इसलिए चेयरमैन का ओहदा वापस नहीं ले सकते थे। कहने का मतलब है कि और वो इतनी बड़ी डिस्ट्रप्शन क्रिएट नहीं करना चाहते थे जिससे कि लगे कि पता नहीं क्या हलचल मच गई पार्टी के अंदर, इसलिए अपने आप को पैटर्न इन चीफ। अब पैटर्न इन चीफ करने के बाद बाकी बातें जो हैं वो जैगम ने कह दी कि एक ऐसी पार्टी जिसकी तंजीम भी खराब हो गई, जिसकी सियासत का भी कोई मुझे शक्ल नजर नहीं आती, जिसका मकसद भी मुझे कोई नजर नहीं आता, वो जिस मर्जी नाम से हो, जिस मर्जी नाम से हो, जब दिल किसी को दे दिया, वो कहता है, दूसरा जुमला भी सुन लें, क्यों तुमको देखते ही दिल खो गया हमारा। तो अब ये दूसरी बात है कि दुनिया ऐसी है कि क्यों तुमको देखते ही दिल दे दिया किसी को, खो गया उसका। तो बस अब ये बातें ही बातें रह गई। मेरा ख्याल है द ऑड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट हिम। ठीक हो गया। ये
बहुत, मैं बात जाहिर है उनको भी पता है इस चीज को, ऑड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट हिम, ऐसी सूरत में आप वक्त गुजारते हैं, बाइड योर टाइम, वेट फॉर अ बेटर टाइम। दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब, ना मकसद है ना सियासत है, तो फिर पैटर्न इन चीफ है क्या और क्यों? क्या कोई नयापन देने, यानी कि आप जब मार्केट करते हैं खुद को तो कुछ नयापन देते हैं, पुराने एहतजाजी नारों को नए जज्बे में लपेट कर फिर से तहरीक चलाने मकसद है इसके पीछे? क्या मतलब, आपको क्या लगा ये सुन के, पैटर्न इन चीफ? देखिए, इसमें कोई और मकसद नहीं दिखाई देता सिवाय इसके कि एक शदीद किस्म की इनसिक्योरिटी जो है वो लगता है कि अब गालिब आ गई है उनके ऊपर। पहली तो ये बात है वो, और उसकी वजूहात हैं बहुत सारी। पहली तो ये बात है कि उनकी जो सियासी हिकमत अमली रही है पिछले 2-3 साल से, वो उसमें तकरीबन उसका हर पन्ना, उसकी हर जो टूल है वो नाकाम हो गया है। पहला ये ख्याल था कि 9 मई में कोई बगावत हो जाएगी, वो ना हो सकी। उससे कबल एक अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए बाकायदा लॉन्ग मार्च किया गया, वो भी ना हुआ, बल्कि उल्टा वो अपॉइंटमेंट और भी स्ट्रांग हो गई है। तीसरा उनका ये ख्याल था कि शायद अदलिया के जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं उनमें, सुप्रीम कोर्ट में जो उनके हामी जजेस हैं, वो उनको रिलीफ देकर बाहर निकाल कर दोबारा मसनद इख्तिदार पे बिठा देंगे, वो भी ना हो सका। फिर ख्याल था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो कि पावर में आ जाएंगे, उनकी वहां पर जो लॉबिंग शदीद किस्म की हनूज जारी है, उसकी बिना के ऊपर भी उनको रिलीफ मिल जाएगा, वो भी ना हो सका। फिर फाइनल ये था कि लाखों लोग निकल आएंगे अपने हरदिल अजीज लीडर की मोहब्बत में, सब बंदिशें तोड़ते हुए, और एक इनकलाब आ जाएगा जिससे कि सिस्टम को ओवरथ्रो कर दिया जाएगा, वो भी ना हो सका। 26 नवंबर को उसका भी जो है पत्ता कट गया। एक तो हिकमत अमली नाकाम हो गई। दूसरा, जो उनकी अपनी पार्टी में जिन लोगों को उन्होंने मुकर्रर किया, वो उनकी इस एंटी सिस्टम सियासत से मुत्तफिक नहीं है। चाहे वो बैरिस्टर गौहर हों, चाहे वो दीगर लोग हों, उनके बयानात देख लीजिए। मैं सिर्फ अपने मफरूजे की बात नहीं कर रहा, मैं तो जो कुछ पब्लिक डोमेन में है उसको अगर आप एनालाइज करें तो उनकी जो सिस्टम को ओवरथ्रो करने की सियासत है, उनके अक्सर लीडर्स हैं वो इसमें नहीं शामिल और ये नहीं ख्याल रखते, चाहे वो अली अमीन गंडापुर हों, चाहे वो दीगर लोग हों। उसकी वजह यह है कि वो सब जो जी शऊर सियासतदान होते हैं वो जानते हैं कि सियासी पार्टियों का हुसूल होता है इक़्तिदार का, और उसके लिए आपको सिस्टम को सबोटाज नहीं करना होता, बल्कि सिस्टम में अपनी जगह बनानी होती है बाय हुक और क्रुक। तो दूसरा ये मामला हुआ, तो ये इख्तलाफ भी आ गया। अब उन्होंने अगर तहरीक चलानी है तो अगर अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर और दीगर अफराद उस तहरीक का और मार धाड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे तो कैसे उनका डंका बोलेगा। तीसरी चीज उनकी कुछ जाती जो सियासी तर्ज अमल और उनकी शख्सियत है। देखिए, नरगिसियत में मुब्तला लीडर्स जो होते हैं, चाहे वो ट्रंप हो, मोदी हो, किसी हद तक एर्दोआन हो, तो खुद हमारे खान साहब हो, वो समझते हैं कि उनकी जात से दुनिया शुरू होती है और उनकी जात पे दुनिया खत्म होती है। उनका कहा वो हर लफ्ज सैक्रोसैंक्ट होता है, उनका यू टर्न भी मुकद्दस होता है, और उनकी हर चीज जो है वो तमाम रैशनल कानून से बालातर होती है। वो अपने आप को कानून, आइन, सिस्टम से बालातर समझते हैं, और यही वजह है कि पेट्रन इन चीफ, पहले वो बानी भी हैं, बानी चेयरमैन भी हैं, अब वो पेट्रन इन चीफ भी हैं। अब अल्लाह जाने अगला दुरुस्त हो गया। सारे नाम भले रख लें, मगर क्या आपको कारगर सियासी हिकमत अमली मिल पाएगी पैटर्न इन चीफ नाम रखने से? ये सवालिया निशान रहेगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे FBR के इक़दामात, खसारा फिर भी कायम। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हुकूमत टैक्स वसूली का हदफ पूरा करने में फिर नाकाम रही। रिकॉर्ड टैक्स आयद करने, बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने और तनख्वाहदार तबके पर हद से ज्यादा बोझ डालने के बावजूद FBR माली साल खत्म होने से सिर्फ 1 माह कबल 1 खरब 3 अरब रुपए के भारी खसारे का शिकार रहा। 12 खरब 33 अरब 40 करोड़ रुपए का हदफ इब्तदा से ही गैर हकीकी समझा गया। इस्लाहात के बगैर टैक्स अदायगी, बड़े रिलीफ की अदम फराहमी और तंजीम नौ के बगैर इतना बड़ा हदफ रख लिया गया। ये खसारा आवाम के लिए भारी कीमत पर आया है। सिर्फ तनख्वाहदार तबके ने अप्रैल तक 499 अरब रुपए इनकम टैक्स की मद में अदा किए। दूसरी तरफ FBR ने अहदाफ पूरे करने के लिए कई इक़दामात अपनाए। बैंक अकाउंट से गैर कानूनी तौर पर रकूम निकालना, रिफंड्स रोकना और एडवांस टैक्स पर इन्हिसार करना। इन तमाम इक़दामात के बावजूद हदफ पूरा ना हो सका। बुनियादी ढांचे की इस्लाहात की संजीदा कोशिश नजर नहीं आती। अगरचे टैक्स इक़दामात पर IMF का दबाव मौजूद है, लेकिन हुकूमत की अपनी तरजीहात भी गैर मुतवाज़िन नजर आई। टैक्स निज़ाम अब भी उन लोगों पर बोझ डाल रहा है जो पहले ही निज़ाम का हिस्सा हैं, जबकि टैक्स चोरों को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। अब टैक्स के लिए 14 खरब 300 अरब रुपए का नया
हदफ रखा जाने की उम्मीद है। अगर माली नज़्मो ज़ब्त और आमदनी के हुसूल के दरमियान तवाज़ुन को तरजीह ना दी गई तो ये हदफ भी क्या पूरा हो पाएगा, या फिर ऐसे गैर संजीदा और गैर हकीकी अहदाफ की तरफ जाया ही क्यों जाता है। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। सवाल इस तरह से, FBI के भरपूर इक़दामात, टैक्स वसूली का हदफ पूरा ना हुआ, टैक्स वसूली का हदफ बजट तकारीर के हदफ तक ही महदूद क्यों रहता है। ज़ैगम साहब, कितना दुरुस्त हदफ रखा जाना चाहिए और ऐसा हदफ रख कर उस तक ना पहुंचना, FBI कहाँ खड़ा है, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी डिलीवर क्यों नहीं कर पाया? जो हदफ था वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था। पहली बात थोड़ी सी पॉजिटिव कर लेते हैं। पॉजिटिव बात ये है कि टैक्स में 26% इजाफा हुआ है। ये बहुत बड़ा इजाफा है। आप ये देखिए कि 1% ऑफ GDP के बराबर ये इजाफा है, 26%। और एक ऐसे वक्त में हुआ है जब मईशत की ग्रोथ जो है वो सिर्फ 2.5% है और जब महंगाई कंट्रोल में है। और इनकम टैक्स तो आपने बताया ऐसा निचोड़ा गया है कि वो हदफ से ज़्यादा आ गया है। अब अगली बात क्या है, जो असल मसला है वो ये है कि ये जो कुछ हासिल किया गया है ये टैक्स बेस को बढ़ाए बगैर किया गया है। ये नाइंसाफ़ी के साथ किया गया है। ये चंद सेक्टर्स को निचोड़ कर किया गया है, और उन सेक्टर्स को जिनको दुनिया पूरी रियायतें देती है। तनख्वाहदार को पूरी दुनिया रियायतें देती है क्योंकि वो छुपा नहीं सकता और उसकी इनकम बहुत बड़ी नहीं होती। इसके अलावा पूरी दुनिया रियायत देती है मैन्युफैक्चरर को, जो चीज़ें बनाता है, क्योंकि वो रोज़गार देता है, वो मईशत को ग्रोथ देता है। इन दो का सबसे ज़्यादा रगड़ा है। और जिनको छोड़ा गया है, अब गैप के आप हवाले से देख लें, काफ़ी सीरियस गैप है, क्योंकि बहुत एम्बिशियस था, वादा किया गया था IMF के साथ। और वादा क्यों किया गया था? क्योंकि खर्च बहुत ज़्यादा है, तो IMF कहता है कि आमदनी लाओ, ये गैप किधर से पूरा होगा? खर्च तो कम करने को तैयार नहीं है। अब इसमें जो सबसे बड़ा गैप है वो देखिए, 900 अरब से ज़्यादा, वो ये है कि सेल्स टैक्स जमा नहीं हुआ। वो किसने जमा करना था? दुकानदारों ने जमा करना था, लाडलों ने। और उन्होंने क्यों जमा नहीं किया? क्योंकि जमा करेंगे तो उनकी असल आमदनी ज़ाहिर हो जाएगी, क्योंकि वो स्मगलिंग का माल बेचते हैं, उस पर कैसे सेल्स टैक्स लेंगे? इसलिए वो इनफॉर्मल रहना चाहते हैं। और ये उनके सेल्स टैक्स की बात करें, सेल्स टैक्स दुकानदारों ने नहीं देना होता, उन्होंने सिर्फ जमा करना होता है। जो उन्होंने देना है वो अपनी आमदनी पे टैक्स देना है, इनकम टैक्स देना है जो उनकी आमदनी पर है। उसका तो हिसाब ही कोई नहीं था, वो तो एक मजाक है। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये टैक्स बेस कब बढ़ाएंगे, ये माफियाज को कब पकड़ेंगे? खाली सिगरेट वाले साल में 300 अरब का टैक्स खा जाते हैं, एक छोटा सेक्टर। तो ये सैकड़ों, हजारों, ये ट्रिलियंस ऑफ रुपीस जो जाते हैं, उनको कब पकड़ेंगे? जो आधी इनफॉर्मल इकानमी है, इसको कब फॉर्मलाइज करेंगे? सही हो गया। नारे लगाते हैं और फिर उन्हीं के पास आ जाते हैं जो पहले ही मुर्गे बने हुए हैं। ठीक है, ठीक हो गया। रजा साहब की वैसे टैक्स बेस बढ़ाना जो ज़ैगम साहब ने बात की, तो हम कई सालों से कहानी ऐसे ही सुने जा रहे हैं, मगर टैक्स नेट को सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर मरकूज करना कितना बड़ा नुकसान है मईशत के लिए भी, क्योंकि इसी सेक्टर को नचोड़ा जा रहा है मुस्तकिल। जी दुरुस्त कहा आपने। और यही एक अर्जा जो है बड़ी देर से धाक है कि वो लोग जो टैक्स अदा कर सकते हैं और जिनको करना चाहिए वो टैक्स नेट में नहीं है। ताजिरों का जिक्र हो गया, सर्विस सेक्टर का हो गया। देखिए अभी भी वकला जो हैं, बहुत से डॉक्टर्स, बहुत से हेयर सलून्स, बहुत से रेस्टोरेंट्स, वो कच्ची और पक्की रसीदें रखी होती हैं। आप वो पूछते हैं आपसे कि कौन सी चाहिए आपको, पक्की चाहिए कि कच्ची चाहिए? ये आम एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में। इसी तरह बहुत से और शोबे हैं जहां पर टैक्स की छूट दी जाती है, अरबों रुपए की छूट दी जाती है। ये सब फैसले हैं सियासी, और यकीनन इसमें जो पाकिस्तान की मुक्तदरा और पाकिस्तान के जो लोग पॉलिसी बनाते हैं, जो ताकत जिनके पास है, जो ताकत का इस्तेमाल करते हैं, ये बिल आखिर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इतने ज्यादा अफराद को, इदारों को और ग्रुप्स को उन्होंने क्यों टैक्स छूट दे रखी है। और यही वजह है कि हर साल हम उस डेफिसिट में होते हैं और हर बजट के वक्त ये रोना होता है। और जहां पे दाव लगता है तनख्वाहदार तबके के ऊपर, पिसे हुए लोगों के ऊपर, सेल्स टैक्स जो कि हर किसी के ऊपर लगता है, जिसे कि रिग्रेसिव टैक्स कहा जाता है, जो कि इन्फ्लेशन भी कॉज करता है और गरीब लोगों को ज्यादा हिट करता है, उसके ऊपर सब तकिया किया हुआ है। और यही वजह है कि ये आज इस बजट में भी और इस साल भी हम वहीं खड़े हुए हैं जहां कई सालों से हैं। ऑल्दो हमें ये जरूर कहना चाहिए कि FBR की जो महसूलात हैं पिछले साल से या पिछले सालों से,
बड़े हैं और उनमें जो अच्छी चीज हुई है वो उसको एक्नॉलेज जरूर करना चाहिए, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है और उसके लिए यकीनन कुछ सियासी दबाव भी होना पड़ेगा, कुछ हमारी अशराफिया को कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि वो अपने मजे जारी रखें और गरीबों पे सब बोझ डालें। जी दुरुस्त हो गया। सवाल बनता है कि सियासी फैसले मुल्क की गवर्नेंस को खा रहे हैं, इंतजामी रिफॉर्म्स नहीं हो पा रही, इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है? ब्रेक के बाद शहजाद साहब और इफ्तिखार साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। शहजाद साहब, हुकूमत टैक्स वसूली में मुसलसल नाकाम है, बुनियादी वजूहात करीबन हमें पता है और हम तकरीबन सालाना बुनियादों पर डिस्कस करते हैं, हल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आयशा देखें, 500 अरब तो तनख्वाहदार टैक्स देता है और जो दुकानदार और ताजिर हैं वो 5 अरब देते हैं, यानी 500 अरब वो देते हैं, 5 अरब ये देते हैं। राशिद लंगड़ियाल साहब ने कुछ अर्सा पहले, मैंने पहले भी इसको कोट किया है, उन्होंने कहा कम से कम 1000 अरब का जो टैक्स है वो उनके निज़ाम में से, यानी FBR निज़ाम में से इधर उधर हो जाता है, कलेक्शन नहीं होती होगी, कुछ खाया जाता होगा, कुछ को माफ कर दिया जाता होगा, मुख्तलिफ वजूहात, लेकिन वो काबू में नहीं आ रहा, जिसके ऊपर के ज़ाहिर है किसी भी चेयरमैन FBR का मैक्सिमम टाइम गुजरता है। चेयरमैन FBR बेचारा क्या करे? मेरी नज़र के अंदर भी, आई थिंक, मैं जैगम साहब हम जरा बेहतर बता पाएंगे इस चीज़ को, मेरा अपना अंदाजा है कि कुछ अर्सा पहले तक वी वर द मोस्ट टैक्स्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी ऐसा मुल्क जिसके ऊपर मैक्सिमम टैक्सेस जो थे वो इस मुल्क के ऊपर लगा दिए गए थे, जो कि हम पता नहीं आज भी हम ऐसे ही होंगे, यकीनन ऐसे ही होंगे। जहां पर आपका जो बजट है वो 17 खरब का है, 17,000 अरब का सालाना, इतना आपने खर्च करना है, और हैं आपके पास 13-14 हजार अरब सिर्फ, तो इसका मतलब 3 से 4 हजार अरब के गैप के साथ तो आप अपना काम साल शुरू कर रहे हैं। तो बेचारे वो जिस इकोनॉमी में से, जिस ताकत में से आप 13,000 अरब ऑलरेडी निकाल रहे हो, उसमें इतनी जान ही इतनी नहीं रह गई कि उसके बाद वो आपको 3,000 से 4,000 अरब और दे सके। मेरा अपना ख्याल है ये एक कैपेसिटी का भी इशू है कि पाकिस्तानियों के पास अब इतनी हिम्मत और जान नहीं रह गई कि वो इससे बढ़ के टैक्स दें। अभी भी जो उन्होंने 13 से 14 अरब का जो टैक्स का हदफ रखा है, ये कम से कम को 15% है हमारी इकोनॉमी के साइज का टैक्स टू GDP। इम्पॉसिबल। हम यहाँ पे 9 और 10% की बात कर रहे हैं, यहाँ पे के 9 से 10 पे जाना है, उन्होंने 15%। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आप अपने आप को दिलासा देने के लिए बना तो लेते हैं अहदाफ के तौर पे, लेकिन हकीकत क्या होती है कि आपका कर्ज के बगैर गुजारा नहीं है, आपके पैसे बाहर के आए हुए हैं, आप अपने अखराजात को कम नहीं करना चाहते, आप जहां जहां से पैसा औरों से मिल सकता है वहां लेने की अहलियत नहीं रखते। तो इसलिए यकीनी तौर पर हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर बिल्कुल जीरो हैं, इस वक्त है ही नहीं इस मुल्क के अंदर। मुश्किल से सर को अपना पानी से बाहर रखा हुआ है ताकि जिंदा रहें और तैरते रहें, इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता चलते रहें। हमारा मुल्क जहां है वहीं पे खड़ा है और उसकी वजह ये है कि हमारे पास वसाइल उस तरह के नहीं जिस होने चाहिए। दुरुस्त हो गया। इफ्तिखार साहब, ये इस तरह तो नहीं चला जा सकता। कितनी देर तक कोई कर्ज देता रहेगा और कितनी देर तक आप सिर्फ उन्हीं लोगों से टैक्स वसूल करते रहेंगे जो टैक्स दे रहे हैं? ज़ेरे इल्तवा केसेस का भी गवर्नमेंट अक्सर शिकवा करती है कि कोर्ट्स में पड़े रहते हैं, वहाँ से भी हासिल वसूल नहीं होता है। इस नाकामी के पीछे वजह क्या है? गवर्नेंस पे भी सवाल उठते हैं, FBR की कैपेसिटी पे भी सवाल उठते हैं, हम क्यों नहीं सीधे हो पा रहे इसमें? मैं बातें सुनता रहता हूँ माहिरीन की, बीमारी बताते हैं, इलाज ऐसा कोई नहीं बताते जो काबिल अमल हो। 1999 में एक फैसला किया गया कि दुकानदारों से टैक्स लेना है और हम 2025 में बैठे फिर बात कर रहे हैं कि दुकानदार टैक्स नहीं देते। अब इसकी क्या वजूहात हैं? एक दोस्तों का ख्याल है कि सियासी वजूहात हैं, क्योंकि वो सियासी पार्टियों के वोटर्स होते हैं और सियासी पार्टियां उन वोटर्स को महरूम नहीं करना चाहती, तो इसलिए उन पर हाथ नहीं डालती। एक चीज़ ये है। दूसरी सवाल है, ये पैदा होता है कि क्या FBR के पास इतना ज़्यादा बड़ा स्टाफ है कि वो इन सारी चीज़ों को डील कर सके? जी बिल्कुल है। अब हम डेवलप कर चुके हैं, IT आ चुकी है। मसला ये है कि हर शनाख्ती कार्ड रजिस्टर्ड है और ये FBR के इल्म में है। हर बैंक अकाउंट जो है, चलें छोड़ दें, अमीरों को छोड़ देते हैं, जो गरीबों को छोड़ देते हैं, हर बैंक अकाउंट में पता है कि पैसा कितना है किसी के पास। तो ये जो कानून मज़ाक़ा खेज़ कानून बनाए हुए हैं कि कुछ इदारे मेरा बैंक अकाउंट पूछ नहीं सकते, मेरे बैंक अकाउंट तक पहुंच नहीं उनकी हो सकती, इसलिए नाम तो मेरा लिया जाता है लेकिन अशराफिया को प्रोटेक्ट किया जा रहा है।
असल में अशराफिया की गाड़ियों, उनके बंगलों, उनके पैसों, उनके गैर मुल्की दौरों, उनके प्राइवेट जो असासाजात हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये रियासती इदारों के अंदर उनके एजेंट। और मसला ये है कि आप क्यों नहीं 5,000 रुपए के नोट को बंद करते? करें ना एक दफ़ा बंद, क्या हो जाएगा? मुझे गरीब आदमी का तो कोई नुकसान नहीं, मेरे पास तो 5,000 के नोट होंगे कितने? जिन्होंने 5,000 के नोट छुपाए हुए उनको पता लगेगा लॉकर्स के अंदर में से कितना गया। साहब मुल्क की गवर्नेंस की खातिर सख्त सियासी फैसले बिल्कुल करने, मैं तो हामी हूँ बाबा, मैं तो हामी। और जगह कुर्बान हो रहे हैं आप, अच्छा बेहतर फैसला कर लें। मोहतरमा, मैं तो कहता हूँ कि हर जगह पे जाके मुझसे पूछा जाए टैक्स किधर है। मैं तो कहता हूँ जो लोग रोज रात को खाना खाने जाते हैं होटलों में, उनसे पूछा जाए भाई साहब आपका एनटीएन नंबर क्या है, फिर लग पता जाएगा। ये जो बड़ी बड़ी इमारतें और बिल्डिंगें और हाई राइजिंग है, इनमें हर जगह पे नॉक करके पूछा जाएगा भाईजान माफ कीजिएगा आपका एनटीएन नंबर क्या, हम आपके साथ कोई ज्यादती नहीं करते। पूछने वाले का बच जाएगी नौकरी वोकरी? ये सवाल कि उसकी नौकरी बच जाएगी, या आप उसकी नौकरी बचा दो, या आप अपनी सियासी खेल कर लो। सर ये तो नहीं, गलती है ना आपकी। आपका मीडिया भी गलत करता है। आपका मीडिया बीमारियां बताता है, बीमारियों के इलाज की निशानदेही करते वक्त डर के पीछे हट जाता है और ये कहता है कि जनाब अगर ये बीमारी का इलाज बता दिया तो मारे जाएंगे। बढ़ाना एक ऐसा मसला है कि हम दहाइयों से सुन रहे टैक्स बेस बढ़ाए, हम 25 करोड़ हो गए, टैक्स बेस नहीं बढ़ पा रहा। ये सुनने से नहीं खत्म होगा, ये अमली तौर पे जब मैं बाहर निकलता हूं तो मुझसे पूछा जाए भाईजान ये जो जरूर किसी ने पूछ लेना, पूछना चाहिए हर एक से जो अपनी औकात से बाहर जा रहा है। ये 4-4, 5-5 करोड़ की गाड़ियां बेइंतहा जो सड़कों में फिरती हैं, जो बंगले बने हुए करोड़ हर रुपए के, जो ये 4-4, 5-5 मंजिला आप मेंशन बने हुए हैं लोगों के प्राइवेट घर, ये जो फार्म हाउसेज हैं, क्या ये सब किसी के इल्म में नहीं है? क्या मैं सालाना डिक्लेयर नहीं करता कि मेरे सासाजात कितने हैं? तो किसने पकड़ना है मुझे? दे मस्ट कम फॉरवर्ड। पहले तो 5,000 का नोट करे ना बंद, फिर देखता हूं मैं आगाज होता ही नहीं होता। ठीक हो गया जी। सियासी फैसले मुल्क की गवर्नेंस तबाह कर रहे हैं। अहम लोगों को, अशराफिया को, पावर सेंटर्स में बैठे लोगों को सोचना होगा कि ऐसे फैसले लिए जाएं जो मुल्क में इंतजामी रिफॉर्म्स और बेहतर गवर्नेंस की तरफ ले जा सकें क्रॉस द बोर्ड। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।